Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends, students, and listeners. I welcome you all in the second lecture of the series History of Pakistan. In lecture 1, we discussed about Battle of Palasi, Battle of Buxar, Nawab Sirajuddaulah, Mir Jafar, Mir Qasim, Nawab of Oud, Shuja Shah, and Najmuddaulah. और हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को पूरी तरह से हथिया लिया, पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर कब्ज़ा हो गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में वो है एंग्लो मैसूर वार्स। एंग्लो मैसूर वार्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैसूर क्या एक प्रिंसली स्टेट था उस वक़्त, या ये कोई प्रोविंस था, या फिर ये कोई किंगडम थी। तो ये किंगडम ऑफ मैसूर एक लंबे अरसे से ये एक किंगडम चली आ रही थी, और इस किंगडम के जो उस वक़्त के रूलर थे, जिनके पास एक्चुअल पावर थी, वो नवाब हैदर अली थे। लेकिन एंग्लो मैसूर वार्स के दौरान ही सेकंड एंग्लो मैसूर वार में जो नवाब हैदर अली हैं उनकी डेथ हो जाती है। चूँकि वो कैंसर पेशेंट थे तो उनकी नेचुरल डेथ होती है। जब उनकी डेथ हो जाती है, अब यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नवाब हैदर अली ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अच्छा टफ़ टाइम दिया हुआ था, क्योंकि नवाब हैदर अली की जो आर्मी थी वो उस वक़्त बड़ी मॉडर्न आर्मी थी। उस वक़्त जो फ्रेंच मिलिट्री कमांडर्स थे वो नवाब हैदर अली की आर्मी को ट्रेन करते थे। नवाब हैदर अली के फ्रेंच के साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स थे, काफ़ी अच्छे उनके बायलैटरल टाइज थे फ्रेंच के साथ। तो नवाब हैदर अली की जो आर्मी थी वो रिलेटिवली उसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, और वो मॉडर्न जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वार स्ट्रेटजीज़, वो यूज़ करते थे। और इसी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नवाब हैदर अली को डिफ़ीट नहीं कर पाई। अगरचे अगर आप उस वक़्त की जो किंगडम है, किंगडम ऑफ मैसूर, उसको देखें तो नवाब हैदर अली को चारों तरफ से ओपोनेंट्स और दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। किस तरह से? क्योंकि एक तरफ जो थे वो मराठे थे, और एक तरफ जो था वो निज़ाम था हैदराबाद का। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और एक जो साउथ की तरफ भी इसी तरह से एक ऐसी स्टेट थी, एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसके नवाब हैदर अली के साथ कोई ज़्यादा कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे। जब नवाब हैदर अली की डेथ होती है तो उसके बाद जो उनके बेटे हैं फ़तेह अली टीपू, उन्होंने ये जंग जारी रखी, जो एंग्लो मैसूर वार जिसकी हम बात कर रहे हैं। और बिल्कुल उसी ब्रेवरी के साथ, उसी विगर और उसी वल्वले और जोश के साथ फिर आखिरकार 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, एक ट्रीटी साइन हो गई। इसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर भी कहा जाता है। अब 1784 में ये ट्रीटी साइन हो रही है, और 1783 में अगर आपको याद हो तो एक और ट्रीटी भी साइन हुई थी, पेरिस पीस ट्रीटी। पेरिस पीस ट्रीटी जब साइन हुई तो उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी रिकॉल कर लें, क्योंकि ये वो पीरियड है जब सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिशर्स हैं वो मैसूर के जो किंग है, जो मैसूर का रूलर है, उसके साथ जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चले जाएं, और ख़ास तौर पर अगर आप जो करंट डे नॉर्थ अमेरिका है उस को ज़रा रिकॉल करें, तो उस वक़्त जो 13 कॉलोनीज़ थी वो बरतानिया के ख़िलाफ़ जंग कर रही थी टू गेट इंडिपेंडेंस। और उस वक़्त उस जंग में भी जो फ्रांस है वो अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज़ को सपोर्ट कर रहा था और बरतानिया के ख़िलाफ़ था। और अगर हम सब कॉन्टिनेंट में देखें, जो मैसूर का उस वक़्त का रूलर था हैदर अली, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर भी जो फ्रेंच थे वो नवाब हैदर अली को सपोर्ट कर रहे थे। 1783 में चूँकि पेरिस पीस ट्रीटी साइन हुई, तो 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो गई। अब जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी, इस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें एक चीज़ ये भी थी कि अगरचे शुरू में मैंने आपको बताया कि जो
मरहट्टे और निज़ाम थे, ये टीपू के और उससे पहले उसके फादर हैदर अली के अगेंस्ट थे। लेकिन बाद में ये जो ट्रीटी साइन हुई, इस ट्रीटी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात का प्रॉमिस किया कि अगर कल को जो किंगडम ऑफ मैसूर है उस पे हमला होता है निज़ाम की तरफ से या मरहट्टों की तरफ से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी किसको, इस किंगडम ऑफ मैसूर को। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि ये हमारे रास्ते के एक बहुत बड़ा कांटा है टीपू, तो इसको हमें हटाना ही हटाना है। इसलिए 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एग्रीमेंट, जो ट्रीटी साइन की हुई थी, उस ट्रीटी को बिल्कुल साइड पे फेंका और एक ट्रिपल अलायंस क्रिएट कर लिया मरहट्टों के साथ और निज़ाम के साथ। और ये निज़ाम और मरहट्टों और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रिपल अलायंस था, ये किसके अगेंस्ट था, ये किंग ऑफ मैसूर, रूलर ऑफ मैसूर टीपू के खिलाफ था। इस वजह से बाद में अगरचे सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि जो सुल्तान टीपू है वो वार को अवॉइड ही करता हर सूरत में, ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो सुल्तान टीपू है उसे भी जंग की तरफ जाना पड़ा। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि उसको जंग की तरफ जाना पड़ा, इसमें चूँकि एक तरफ ट्रिपल अलायंस है और दूसरी तरफ जो किंगडम है, जो सुल्तान टीपू है वो अकेला है। और इस सारी सूरत हाल में वैसे भी समझ आ रही है कि जो ज़्यादा बेस्ट पोजीशन पे है, जो एडवांटेजियस पोजीशन पे थे, वो ये अलाइड ग्रुप था, ये मरहट्टों का निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। 1792 में जो सुल्तान टीपू है उसको मजबूरन जो है वो सुलह करनी पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और निज़ाम और मरहट्टों को अकेले शिकस्त देना मुमकिन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो ट्रीटी हुई, जिसको जो किंगडम ऑफ मैसूर का कैपिटल सिटी था श्रीरंगापट्टनम, वहाँ पर ये हुई, तो इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम कहा जाता है। इस ट्रीटी की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग क्लासेस थी सुल्तान टीपू के लिए। एक तो ये कि जो 3 करोड़ रुपए उस वक़्त वार इंडेमनिटी यानी जंगी जुर्माने के तौर पे इस किंगडम के ऊपर लगा दिए गए और ये कहा गया कि यानी अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी और मरहट्टे और निज़ाम, उन्होंने ये कहा कि हम जंग नहीं करना चाहते थे, तुमने हमें मजबूर किया। और इस तरह की यानी सिचुएशन क्रिएट करके, इस तरह की बातें करके, तो ये वार इंडेमनिटी की मद में तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब जो है वो डिमांड की। और सिक्योरिटी के तौर पे जो सुल्तान टीपू के 4 बेटों में से 2 बेटे थे उनको वो अपने साथ ले गए और उन्होंने कहा कि यानी जब तक आप ये जो वार इंडेमनिटी है ये पे नहीं करेंगे तो तब तक आपके बेटे हमारे पास एज अ सिक्योरिटी रहेंगे। और दूसरा इसमें क्या था कि जो किंगडम ऑफ मैसूर का बहुत बड़ा हिस्सा था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथिया लिया, उस पे वो अपने कब्ज़े में ले लिया और कुछ हिस्सा निज़ाम ऑफ हैदराबाद को दे दिया गया, कुछ मरहट्टों को दे दिया गया। और इस तरह से जो किंगडम ऑफ मैसूर है वो ख़त्म हो गई और वो एक प्रिंसली स्टेट बनकर रह गई। और उस प्रिंसली स्टेट पर भी जो एक्चुअल कंट्रोल था वो जो उसका प्रिंस था उसका नहीं था, बल्कि वो कंट्रोल भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। यहाँ पर एक और पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए और वो ये पॉइंट है कि सब्सिडरी सिस्टम। सब्सिडरी सिस्टम क्या था, अगर हम उर्दू में इसको एक्सप्लेन करें तो ये है इमदादी निज़ाम। ये निज़ाम जो है ये रिचर्ड वेल्सली ने इस्टेब्लिश किया। ये जो रिचर्ड वेल्सली और आर्थर वेल्सली हैं ये दोनों भाई थे और आर्थर वेल्सली तो एक बहुत ही लेजेंडरी और बहुत ही फेमस फिगर है ब्रिटिश में, क्योंकि 1815 में इसी शख्स ने बैटल ऑफ वाटरलू में जो फ्रेंच मिलिट्री जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको शिकस्त दी थी। तो इस वजह से ये इसको बहुत ही ज़्यादा एक हीरो की तरह रिस्पेक्ट दी जाती है बरतानिया में आज भी।
जो इसका भाई था रिचर्ड वेल्सले, उसने एक निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया सब कॉन्टिनेंट में, सब्सिडरी सिस्टम। सब्सिडरी सिस्टम क्या था कि अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रिंसली स्टेट को या किसी भी किंगडम को या किसी भी इलाके को, तो उसके बदले उसकी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी उस रूलर को। और वो जो कंडीशंस थी, वो जो टर्म्स थी, वो बड़ी ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। इस जो किंगडम ऑफ मैसूर की हम बात डिस्कस कर रहे हैं कि जब कोई वार इंडेमनिटी 3.5 करोड़ के करीब और बहुत सारा जो पार्ट है किंगडम ऑफ मैसूर का वो भी डिवाइड हो गया, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया और कुछ चला गया निज़ाम के पास, कुछ मरहटों के पास। तो उसके बाद जो वेल्सली है उसने ये सजेशन दी टीपू को कि आप जो सब्सिडरी सिस्टम है इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन सुल्तान टीपू ने इस सब्सिडरी सिस्टम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसने अगेन जो है किंगडम ऑफ मैसूर को उसकी अर्लियर पोजीशन पे रिस्टोर करने के लिए उसने अलग अलग जगहों से असिस्टेंस हासिल करने की कोशिश की, अपनी मिलिट्री को भी रिजोविनेट करने की कोशिश की। लेकिन अनलकीली ऐसा हो नहीं सका और 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने श्रीरंगापट्टनम पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया 1799 में। और 1799 में आपको पता है कि ये जो वार थी, इस वार में भी जैसे पीछे हमने मीर जाफ़र जैसे डिसलॉयल और ट्रेटर्स का जिक्र किया था, बिल्कुल यहाँ पर भी मीर सादिक जैसे कुछ गद्दार लोग थे जिनकी वजह से जो सुल्तान टीपू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला ना कर सका। और मई 1799 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने मैसूर पे फुल फ्लैज कंट्रोल हासिल कर लिया, अपना कब्ज़ा कर लिया। और जो उस वक़्त का जनरल जॉर्ज हैरिस था वो बड़ा ही जायफुली ही शाउटेड कि आज से जो सब कॉन्टिनेंट है, जो हिंदुस्तान है, वो हमारा है। ये तो सारी मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि किस तरह से जो किंगडम ऑफ मैसूर है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और किस तरह से जो नवाब हैदर अली और उसके बाद उनके जो सन हैं अली टीपू, सुल्तान अली टीपू, और किस तरह से उनकी शिकस्त, उनकी शहादत हुई। अब हम थोड़ा सा सब्सिडरी सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि क्या था। अब यहाँ पे पीछे जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपने याद रखनी है कि किस तरह से जो बंगाल है वो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में चला गया है। और औरंगज़ेब की 1707 में उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद से किस तरह से जो मुग़ल एम्पायर है, जो मुग़ल रूलर्स हैं, वो भी वीक होना शुरू हो गए हैं। और पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे और प्रोविंसेस थे वो एक दूसरे के साथ जंगो जदल में और फाइट करने में शुरू हो गए। और जो वीक रूलर्स थे अब वो रूलर्स अपनी स्टेट को, अपने रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो डिफरेंट यूरोपियन नेशंस थी उनसे वो मिलिट्री असिस्टेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने कहा कि अगर हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे किसी भी रूलर को, उसकी स्टेट की सिक्योरिटी अगर हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं तो इसके बदले में बहुत सारी बातें आपको हमारी माननी पड़ेंगी। और ये जो रिचर्ड वेल्सली था, इसने इस सब्सिडरी सिस्टम को एक पूरे यानी इन कंडीशंस को एक सिस्टम की शक्ल दे दी। और इस सब्सिडरी सिस्टम की वजह से बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मजबूरन और बाय फोर्स उनको अपने साथ मिला लिया। ये जो सब्सिडियरी सिस्टम था, इसकी कुछ कंडीशंस और इसकी कुछ जो क्लासेस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 और दूसरा, इस सब्सिडियरी सिस्टम को सबसे पहले जो प्रिंसली स्टेट थी दक्कन, उसने इसको एक्सेप्ट किया था। और इस सब्सिडियरी सिस्टम को जो भी रूलर एक्सेप्ट कर लेता था उसके ऊपर क्या कंडीशंस थी। नंबर 1 कि जो इंग्लिश रेजिडेंट है उसको वो अपने दरबार में रखेगा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स हैं वो उसने अपनी स्टेट में रखने हैं। यानी नंबर 1 पे क्या है कि इंग्लिश रेसिडेंट को अपने दरबार में रखेगा वो रूलर, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स हैं वो उस स्टेट में रहेंगे। सेकेंडली,
जो भी उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स हैं उनके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी आप ये कह लें कि जो ब्रिटिश फोर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स है, उसके सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो उसके अखराजात हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे नहीं करेगी, बल्कि वो कौन पे करेगा, वो पर्टिकुलर स्टेट पे करेगी। नंबर 3 पे क्या था कि ये जो एक्सपेंडिचर्स थे ये कैसे, वो या तो उनको कैश पे करें, या फिर वो अपनी स्टेट का एक कोई इलाका उनको दे दें, या फिर कैश की शक्ल में भी पे करने होते थे एक्सपेंडिचर्स, और साथ ही साथ कोई टेरिटरी, कोई ज़मीन का टुकड़ा या कोई ऐसा इलाका जो कि स्ट्रेटजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हो या बड़ा जरहेज़ हो, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करना पड़ता था। और नंबर 4 पे क्या था कि ऐसी स्टेट्स, ऐसे रूलर्स जिन्होंने सब्सिडियरी सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था, वो अपनी फ़ौज के अंदर सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ के, ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स के अलावा किसी और जो यूरोपियन नेशन के लोग हैं उनको नहीं रख सकते थे। यानी ख़ास तौर पर फ्रेंच जो सोल्जर्स हैं उनको वो नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपको मैंने भी एक्सप्लेन किया कि ये वो पर्टिकुलर पीरियड था जब फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान एक फ़ाइट चल रही थी डिफरेंट फोरम्स पे। और अगर जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो इजिप्ट में जब वो पहुंच गया, तो इजिप्ट में उसका पहुंचना यही था कि वो यूरोप में कन्फ्रंट करने की बजाय जो अंग्रेज़ है, जो ब्रिटिशर है, उसको वो अदर जो फ्रंट्स हैं उन पे उनके साथ फ़ाइट करेगा और उनको हराएगा। और शायद इजिप्ट के बाद अगर वो ज़िंदा रहता तो वो यहाँ पर ही आता, सब कॉन्टिनेंट में ही आता, और यहाँ पर आके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके रूल को और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करने की कोशिश करता। इसी वजह से, इसी डर और खौफ की वजह से ये भी एक कंडीशन थी कि ऐसा रूलर जो कि इस सब्सिडरी सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी फ़ौज में सिवाय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स हैं उनके अलावा किसी और यूरोपियन नेशन का कोई भी सोल्जर नहीं रखा जाएगा। उसके बाद एक और कंडीशन ये भी थी कि ऐसा रूलर किसी दूसरी स्टेट के साथ इंडिपेंडेंट बायलैटरल टर्म्स कायम नहीं कर सकता था, यानी दो तरफ़ा ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता था। और अगर कोई इशू हो जाता तो उस इशू की सूरत में जो आर्बिट्रेटर का रोल है, यानी जो सालस का रोल है, वो कौन प्ले करेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी प्ले करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये जो सिस्टम था और जो इसकी आर्टिकल्स और जो इसकी क्लासेस मैंने आपके साथ डिस्कस की, इसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुए। इसके नुकसान किस सूरत में हुए? एक तो ये कि जो कंपनी थी वो एक सावरन इंस्टीट्यूशन के तौर पर उसने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। कंपनी के जो फाइनेंस था वो बहुत ज़्यादा बड़ा, और इसी तरह से कंपनी की जो मिलिट्री पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी सॉरी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो बाकी कंपनीज थी, उनका तकरीबन उनकी जो आमदोरफ्त है सब कॉन्टिनेंट में, और जो उनका इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म होना शुरू हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है वो वसी होना शुरू हो गई। और दूसरा ये कि जो सारी फ़ौज थी, सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी, उन सब के एक्सपेंडिचर्स क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट का जो रूलर है उसने बर्दाश्त करने होते थे, उसने पे करने होते थे, लेकिन वो जो फ़ौज थी वो गवर्नर जनरल के अंडर काम करती थी, और कंपनी जैसा उसको चलाती थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही चलती थी। फिर इस सारे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो रूलर्स थे उनको अपने लोगों के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाने पड़ते थे, और हैवी टैक्सेस लगाने की वजह से जो लोगों के अंदर भी एक रिजेंटमेंट और एक कैओटिक सिचुएशन पैदा होना शुरू हो गई थी, और इससे जो रिवोल्ट है और जो रिबेलियस मूवमेंट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से जो सिचुएशन थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फेवरेबल होना शुरू हो गई थी, क्योंकि लोग जो अपने रूलर्स के भी अगेंस्ट होना शुरू हो गए थे। और इसी वजह से आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि जो 1857 है, 1857 जो वार है वो हमें एक इस सारे का एक जो आउटकम है उसकी शक्ल में नज़र आती है। अगर हम 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसके डिफरेंट रीजंस हैं, यानी सिर्फ इसके पॉलिटिकल रीजंस नहीं है। अगर हम पॉलिटिकल रीजंस की बात करें तो इसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जो कि
लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस वार को इरप्ट करने में, इस एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, क्योंकि इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जो स्टेट ऑफ झांसी है उसको हथिया लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ ऊद है उसको हथिया लिया। इसके अलावा कुछ और बहुत सारी जो स्टेट्स थी उनको भी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसकी आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ मिला लिया। अगर हम बात करें सोशल रीजंस की, तो सोशल रीजंस क्या थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कल्चर था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उस कल्चर को सपोर्ट कर रही थी, उसको प्रोजेक्ट कर रही थी, और जो लोकल कल्चर था, लोकल कल्चर का को बिल्कुल उसकी कोई अहमियत नहीं थी, वो दिन ब दिन वायलेट हो रहा था। और जो लोकल्स थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिहेवियर था वो बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर था, और जो लोकल्स थे उनको कोई ख़ास रिस्पेक्टेबल जो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट है वो भी नहीं मिलता था। फिर अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुस्लिम्स की तरफ बिहेवियर था वो बहुत ही पिटीबल बिहेवियर था। अगर रिलीजियस काजेज़ की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और मिशनरी स्कूल्स इस्टेब्लिश कर लिए थे, और वो जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है उसको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। और इसी वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन थे, उन्होंने जो हाउस ऑफ कॉमन है उसमें स्पीच करते हुए ये कहा कि कुदरत ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो कुदरत ने जो सब कॉन्टिनेंट का एक इतनी बड़ी सरजमीन है वो यूके के हवाले इसलिए की है ताकि जो क्रिश्चियनिटी है इसको वहाँ पे स्प्रेड किया जा सके, इसको वहाँ पर फैलाया जा सके। तो इससे ये समझ आती है कि वो ये समझ रहे थे कि इट इज़ आवर डिवाइन ऑब्लिगेशन कि हम हम सब कॉन्टिनेंट में क्रिश्चियनिटी को प्रोजेक्ट करें, ईसाइयत की तबलीग करें, ईसाइयत का प्रचार करें। तो अगर हम इकोनॉमिक रीजंस की बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि पीछे मैंने आपको बंगाल की सारी स्टोरी सुनाई, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो बंगाल है वो वहाँ पे बहुत सारे लोग फाकों की वजह से मर गए। हालांकि उससे पहले जो बंगाल था वो बहुत रिच रीजन था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे इस तरह से लूट खसूट की और सारे का सारा जो ख़जाना है वो वापस यूके की तरफ ट्रांसफ़र करना और भेजना शुरू कर दिया। और जो ट्रेड के ऊपर फुल फ्लैज ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल कायम होना शुरू हो गया। आपको पता है कि जो नवाब ऑफ बंगाल के साथ उनका पहला प्रॉब्लम शुरू हुआ था वो इसी चीज़ के ऊपर हुआ था कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडिविजुअल ट्रेड नहीं करेंगे। तो इंडिविजुअल ट्रेड की उन्होंने, कलेक्टिव ट्रेड की, और फिर उन्होंने सब्सिडरी सिस्टम के तहत एक ये क्लास लगा दी कि जो रूलर है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ, किसी दूसरी स्टेट के साथ इंडिपेंडेंट और सॉवरन और बायलैटरल रिलेशंस भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। इट मीन्स कि वो उनके साथ डायरेक्ट ट्रेड भी नहीं कर सकता। तो इन सारे रीजंस की वजह से और हैवी टैक्सेस इम्पोज करने की वजह से जो 1857 की वार है उसके लिए एक स्टेज सेट हो रहा था। अगर हम बात करें कुछ मिलिट्री रीजंस की, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की, तो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, वो जो चर्बी वाले कारतूस थे उन्होंने प्ले किया। क्योंकि जनवरी 1857 के शुरू में जो लोकल फ़ौज थी, जो मकामी फ़ौज थी, उनको एक नई तरह की एक राइफ़ल दी गई, और उसमें जो इस्तेमाल होने वाला कारतूस था उसका जो सिरा था ना, वो जो पर्सन उसको यूज़ कर रहा होता था वो उसको अपने दांतों से काटना पड़ता था, और फिर बारूद को जिस कागज़ में लपेटा जाता था उसको थोड़ा सा आयली करने के लिए जो उसके ऊपर वो आयल लगा रहे थे, वो उसमें ये मशहूर हो गया कि उसमें चर्बी इस्तेमाल की जाती है। और ये जो चर्बी है उस कागज़ को आयली करने के लिए जो यूज़ की जाती है, ये मशहूर हुआ कि ये चर्बी जो है ये गाय की और सूअर की है।
और बाद में आप डिफरेंट अगर राइटर्स की किताबों को पढ़ें तो ये नज़र उसमें यानी ये इस चीज़ की एविडेंस भी मिलती है कि ये सिर्फ एलिगेशंस नहीं थे बल्कि ये ट्रू था, ऐसा ही था। और ये जो कारतूस चर्बीदार कारतूस की जो कहानी है ये हकीकत पर मुश्तमिल थी, ये नहीं था कि सिर्फ ये एक कहानी ही थी और इन एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए 22 जनवरी 1857 को कुछ जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि वो इस राइफ़ल को यूज़ नहीं करेंगे। जो मुतलका अफसर था उसने इस इनकार की इतला हुकूमत को दे दी और मुख्तलिफ़ छावनियों में उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, यानी ये जो बारूद हम ये जो कारतूस इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ऐसा कोई चर्बी वगैरह नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने जाके वो पर्टिकुलर सारी सिचुएशन खुद देख ली जहाँ पर वो चीज़ें बन रही थी और फिर जब एक जो छावनी है उसके कुछ सिपाहियों ने इस कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया, तो ये जो ख़बर थी जब ये बाकी छावनियों में पहुंची तो वहाँ पर भी उन्होंने इस स्टांस को सपोर्ट किया कि हमने इसको नहीं चलाना, हम इसको बिल्कुल भी किसी सूरत भी इसका जो सिरा है उसको अपने दांतों से नहीं काटेंगे। 19 फरवरी की रात को जो बहरामपुर छावनी है वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन जो कर्नल थे उस वक़्त के उन्होंने सिपाहियों को सेटिस्फाई किया और उनको मुतमिन किया। लेकिन 29 मार्च को बाराकपुर जो छावनी है वहाँ पे एक हिंदू ब्राह्मण ने, और उस हिंदू ब्राह्मण फ़ौजी का नाम था मंगल देश पांडे, ये बड़ा फेमस कैरेक्टर है, अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो इसमें भी आपको ये कैरेक्टर नज़र आएगा। मंगल देश पांडे ने भी एक नारा लगाया और उन्होंने अपने साथियों को कहा कि हम बिल्कुल भी किसी भी सूरत में इस जो राइफ़ल है इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ने हुक्म दिया कि ये वो लोग जो कि बिल्कुल ओपनली इससे रिफ्यूज़ कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाएगी। और गवर्नर जनरल के हुक्म की वजह से 26 साला जो मंगल देश पांडे था उसको 18 अप्रैल 1857, ठीक है, 18 अप्रैल 1857 को जो मंगल देश पांडे जिसकी उम्र 26 साल थी उसको और एक ईश्वरी पांडे उसको 21 अप्रैल को डेथ सेंटेंस सुना दी गई। और ये जो डेथ सेंटेंस उसको सुनाया जाना था एक्चुअली यही जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट साबित हुआ। अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है ये स्टार्ट कहाँ से हुई, तो ये स्टार्ट हुई मीरठ छावनी से। मीरठ जो है ये दिल्ली से को तकरीबन 40 माइल दूर एक छावनी थी। यहाँ से 6 मई 1857 को मुसलमान और हिंदू जो फ़ौजी थे उन्होंने इन नए कारतूस को यूज़ करने से बिल्कुल साफ़ सुथरा उन्होंने इनकार कर दिया। 9 मई को उन्हें भी 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाकर जेल में बंद कर दिया गया। जो नेक्स्ट डे था वो इतवार का दिन था और इतवार को आपको पता है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने चर्च में जाते हैं प्रे करने के लिए। तो अगले दिन जो इतवार का दिन था, संडे का दिन था, उस दिन सारी जो मीरठ छावनी के मुसलमान और हिंदू और सिख फ़ौजी थे उन्होंने बगावत कर दी और तकरीबन कोई 2000 के करीब जो ये फ़ौजी थे इन्होंने कुछ अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया, उनके जो हथियार थे उनको छीन लिया और जेल जो थी उसको तोड़ा, वहाँ से जो कैदी थे उनको रिहा कराया और चर्च से वापस आने वाले जो अंग्रेज़ थे उनके साथ उनकी औरतें बच्चे जो कुछ भी थे उन सबको मार दिया और इंडिपेंडेंस का जो स्लोगन है उसको लगा के तो वो दिल्ली की तरफ उन्होंने मूव किया। इस तरीके से जो जंग आज़ादी है जो 1857 है वो 1857 की जो वार है वो स्टार्ट हो गई। अब ये मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई मीरठ छावनी की। दिल्ली में 11 मई की सुबह जो मीरठ के ये फ़ौज थी, बागी फ़ौज आप इसे कह सकते हैं, 2000 के करीब ये दिल्ली पहुंच के और दिल्ली के भी जो 3000 के करीब लोकल सोल्जर्स थे वो भी उनके साथ मिल गए
और जो बहादुर शाह ज़फ़र उस वक़्त के जो बादशाह थे उनकी बादशाहत का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि ये आपने याद रखना है कि 1857 की इंडिपेंडेंस वार के बाद बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं उनको फिर रंगून के में कैद कर दिया गया। अब ये भी हम स्टोरी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि रंगून कहाँ पर था, रंगून किस जगह का नाम है, और अगर वो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं था तो वो किसका पार्ट था, उसके करीब कोई और इलाका था, कोई और मुल्क था, और उस वक़्त क्या वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में था। ये सारी चीज़ें हम अपना जो नेक्स्ट हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमने मेरठ, मैंने आपको बताया है कि मेरठ छावनी से किस तरह से 2000 के करीब जो लोकल सोल्जर्स थे वो निकले, और फिर वहाँ पे जब वो दिल्ली पहुँचे 11 मई को जब वो दिल्ली पहुँचे तो वहाँ के भी जो 3000 के करीब लोकल सोल्जर्स हैं उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया।